जी क्लास, हम सेकेंड 40 मिनट्स सेशन में एंटर हो चुके हैं और फिर आपको वेट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स के ज्वाइन होने तक। और मैं लिंक सेंड कर दूँ क्लास को और फिर हम उनको यहाँ पर ओके क्लास। सो हम यहाँ पर अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और बस ये भी हम एंटर करने जा रहे हैं। थोड़ा सा ज़रा आप वेट कीजिए। जी क्लास, ये सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं और बस हम अभी लेक्चर को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से अभी फर्स्ट 40 मिनट्स में डिसकंटिन्यू हुआ था। हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिगर 13.1 और ओके। सो क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। आप सभी यहाँ पर जो अभी आए हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं और बाकी जो होंगे उनको देख लेंगे बाद में। हम ये बात कर रहे थे कि हम किस तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं फिगर 13.1 मोनोपोली प्राइसिंग। अब क्लास हमारे पास हमें पता है बहुत सी बातों का, जैसे कि हमारे पास डिमांड कर्व इस तरह से है और हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू इस तरह से आता है। ठीक है, ये पुरानी बातें हैं जो कर्व हमारे पास होते हैं। फिर हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट कुछ यहाँ से आ रही होती है, हमारे पास कुछ एवरेज कॉस्ट इस तरह से आ रही होती है। अब हमें इन्हीं फिगर्स में ही देखना होता है कि हमारे पास क्या चीज़ कहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं क्लास कि हमारे पास जहाँ पर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक क्वांटिटी अराइज होती है और ये क्वांटिटी अराइज होकर जहाँ पर डिमांड मोनोपोलिस्टिक डिमांड पर जाकर टच करती है, इसके अगेंस्ट हमारे पास मोनोपोलिस्टिक प्राइस होती है और एवरेज कॉस्ट हमारे पास मोनोपोली की यहाँ पर आ रही होती है। तो ये जो गैप हमारे पास होता है जो ब्लू कलर में है, ये सब हमारे पास प्रॉफिट होता है, जो है लिखा हुआ है ना पाई एम, ये हमारे पास प्रॉफिट होता है। ठीक है, इसको भी हम प्रॉफिट कहते हैं। तो बहुत आसान सी फिगर है ये, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ये तमाम चीज़ें हम पहले से जानते हैं कि हमारे पास डिमांड कर्व क्या है और हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, ये तमाम चीज़ें हमारे पास क्या है। बस हमें यहाँ पर ये देखना था कि हमारे पास ये दो कर्व्स मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू, कॉस्ट और रेवेन्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाता है ना। तो हमारे पास यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट कम है, यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है, फिर ये हुआ, फिर मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गई तो रेवेन्यू यहाँ पर कम हो गया। तो ये जो आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है ये वाला, तो ये पॉइंट हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मोनोपोली की बात करता है और ये जब टच करता है डिमांड, तो ये हमारे पास एक्चुअली डिमांड है और हम यहाँ पे प्राइस सेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तरीका होता है कि जो हमारे पास ये एरो आपको नजर आ रहा है कि आपके पास प्रॉफिट ऑफ मोनोपोली की बात की जा रही है। आई होप आपको समझ में आ गई हो, क्योंकि इसमें कोई नई बात नहीं है, सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि हमारे पास ये एरिया ब्लू एरिया आ गया है जहाँ पर हमारे पास ये प्रॉफिट बनता चला जा रहा है। इसके बाद आप किसी वक्त
टाइम मिले तो इसको भी पढ़ लीजिएगा, या आपके पास हर चैप्टर में कुछ ना कुछ और चीज़ें भी दी गई होती हैं। इसका मैं आपको अभी क्लास के अभी जो लेक्चर हमारा चल रहा है इसमें आपको शॉर्टली वर्बली बता दूंगा इसमें इसका क्या क्या लिखा हुआ है। अब क्लास ये जो हमारे पास सारी बात हुई है, इसमें एक बात ये देखी जा रही है कि अगर हम अपनी प्राइस को कम करने की स्ट्रेटेजी की तरफ जाते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि हमारे पास ये तो हमारे पास मोनोपोली डिमांड कर्व है, ये एवरेज कॉस्ट अभी हमारे पास ये था, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसी बातें आ रही हैं जिसमें लिखा हुआ है लिमिट प्राइसिंग एंड रेजिडुअल डिमांड। तो जो भी हमारे पास डिमांड है उसके रेस्पेक्ट हम अपनी प्राइसेस को लिमिट करेंगे। तो मोनोपोली प्राइस हमारे पास, ये प्राइस मोनोपोली है ना, जिसको हम पढ़ते तो इसमें पढ़ेंगे ना, इसके ये मोनोपोली प्राइस है, ये लिमिट प्राइसिंग है, ये दोनों प्राइस में है। तो किसी भी नए एंट्रेंट के लिए मोनोपोली प्राइस को क्या किया जाएगा, थोड़ा सा कम किया जाएगा। जो थोड़ा सा कम किया जाएगा और कहाँ तक कम किया जाएगा, ये एंट्रेंस रेजिडुअल डिमांड कर्व के, ये जो हमारा डिमांड कर्व है, ये जो डिमांड कर्व है, और वो एंट्रेंट जो है वो कहता है, ये सोचता है कि जब मैं मार्केट में एंटर होऊंगा तो मुझे इतने कस्टमर से मिल ही जाएंगे, जो ब्लू लाइन नजर आ रही है इतनी मेरी डिमांड हो जाएगी। तो आपकी कंपनी ने ये देखा या आपने खुद ये एनालाइज किया कि मैं तो इस मोनोपोली प्राइस पे सेल कर रहा हूँ जो कि थोड़ी ज़्यादा है। अगर एंट्रेंट जो कंपैटिटर आ रहा है उसकी डिमांड ये होगी और ये यहाँ से शुरू होकर इस तरह से जाएगा इसका कर्व, मेरा कर्व तो बड़ा है मार्केट का क्योंकि 100% मार्केट को मैं ही देख रहा हूँ, तो जब वो देखेगा तो ये ब्लू कलर का कर्व नजर आएगा। ये शुरू कहाँ से हो रहा है, ये यहाँ से हो रहा है, बस यहीं से मैं अपनी प्राइस को सेट कर लेता हूँ ताकि उसको जो इतना प्रॉफिट उसको नजर आ रहा है वो उसको प्रॉफिट ना मिले और मैं अपने प्रॉफिट कुछ कम कर लूँ। तो क्या होगा कि मोनोपोलिस्टिक प्राइस की जो क्वांटिटी थी वो मोनोपोलिस्टिक क्वांटिटी ये थी। तो जब ये प्राइस कम हो जाएगी तो प्राइस कम होने की वजह से आपकी कंपनी की प्रोडक्ट भी क्वांटिटी लिमिट ज़्यादा सेल होना शुरू हो जाएगी। क्वांटिटी मोनोपोली में जो थी आपकी वो क्वांटिटी ज़्यादा सेल होना शुरू हो जाएगी क्योंकि आपने अपनी प्राइस कम कर दी। आपने अपनी प्राइस अपनी इसलिए कम की है क्योंकि आप ये चाहते थे कि आपकी जो एंट्रेंट है वही मार्केट में एंटर ना हो। अब यहाँ पर एक और प्राइस है, वो प्राइस ये है कि ये जो है कंपैटिटर जिसने एंटर होना है मार्केट में, वही कह रहा है कि देखे ना, वो भी कोई बेवकूफ़ इंसान तो नहीं होता ना, वो भी जब बहुत पैसा लगाकर मार्केट में एंटर होता है तो वो देखता है कि उनके पास भी एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं और उन्होंने भी इकोनॉमिस्ट और बिजनेस प्रोफेशनल्स रखे होते हैं कि बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाओ, देखो और फिर हम मार्केट में एंटर हो जाएं। तो जो एग्जिस्टिंग कंपनी है आपकी, आपके पास भी एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, और जो नया आने वाली कंपनी है जो प्लान कर रही है उसके पास भी एक्सपर्टीज है, नॉलेज है। तो बस ये यही होता है कि कौन किस तरह से गेम प्ले करता है, कौन किस तरह से अपनी बिजनेस स्ट्रेटजीज प्रिपेयर करता है राइट टाइम पर कि वो बेहतर मार्केट में प्रॉफिट बना सके। बस ये दुनिया में दौड़ ये चल रही होती है। तो यहाँ आपको एक और चीज़ बताऊं कि ये तो हमें मोनोपोलिस्टिक प्राइस नजर आ गई और ये हमें लिमिट प्राइस नजर आ गई। कम हुई, कहाँ तक कम हुई, जहाँ तक हमें डिमांड कर्व नजर आ रहा था एंट्रेंट का, और हमने इसके रिस्पेक्ट यहाँ पर देखा कि हमारी डिमांड जो मार्केट की डिमांड है वो कितनी हो जाएगी और हम मार्केट में इतना ज़्यादा सेल करना शुरू कर देंगे। लेकिन एक प्राइस जो एवरेज कॉस्ट पर आ रही नजर आ रही है, एंट्रेंट ये कहता है कि जो मेरी एवरेज कॉस्ट कर्व बन रहा है और जो डिमांड कर्व है, तो अगर मैं मार्केट में आ जाऊं तो मुझे कम से कम इतने कस्टमर तो मिल ही जाएंगे और मैं इतनी क्वांटिटी सेल करने की केपेबल हो ही जाऊंगा। वो भी अपनी स्ट्रेटेजीज बना रहा है, आपकी कंपनी भी आपकी अपनी स्ट्रेटेजीज बना रही है। तो इसमें ये देखा जा रहा है कि वो कहता है एग्जिस्टिंग कि मैं प्राइस को कम करता हूँ तो मेरे पास इतने कस्टमर्स आ जाएंगे, क्वांटिटी मुझे ज़्यादा सेल करनी पड़े कर लूँगा मैं। ये कहता है कि मैं प्राइस को इतना कम करके लेकर आ जाऊँ जो मेरे पास एवरेज कॉस्ट है। अब ये एवरेज कॉस्ट का मतलब ब्रेक इवन पॉइंट होता है जहाँ पे कटिंग हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर उसका प्रॉफिट लॉस की बात नहीं हो रही है। तो वो क्या चाहेगा कि उसको इतना कुछ मिल जाए कि उसको थोड़ा सा प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाए, तो इस प्राइस से वो थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर कहीं पर इस प्राइस के बजाय यहाँ ऊपर कहीं पर सेट करने की कोशिश कर सकता है, या उसके पास इतनी स्पेस है कि वो इस प्राइस में प्ले कर सकता है। और अगर ये कंपनी इस प्राइस को और ज़्यादा कम कर दे, यहाँ तक लेकर आ जाए, ये पीएल आपको यहाँ पर कहीं पर नजर आना शुरू हो जाए,
तो ये जो कंपनी न्यू एंट्रेंट है, ये जो इतना देख रहा है कि मुझे यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट मिल जाएगा, इसको तो इस वक्त यहाँ से लेकर यहाँ तक नजर आ रहा है ना, इसने कम कर दिया, उसको कम नजर आ रहा है, तो कहता है चलो फिर भी कुछ मिल जाएगा। अगर ये और कम कर दे तो उसको और कम नजर आएगा, फिर वो देखेगा यार कि मैं इतनी इन्वेस्टमेंट करूँ, इतनी मेहनत करूँ और प्रॉफिट मुझे कम मिलेगा, तो मैं ऐसा क्यों ना करूँ कि इस पैसे को मैं किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट कर लूँ। तो फिर वो एंटर नहीं होगा, आप फिर यहाँ पर वापस पहुँच जाएंगे। तो ये बस बातें चलती रहती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी किस तरह से यहाँ पर ये प्लान किया जा रहा है और हम इस पीएल को लेकर कहाँ तक आते हैं। ये ब्लू में जो डिमांड कर्व नजर आ रहा है, ये वो डिमांड कर्व है जो एंट्रेंट मार्केट में अपनी डिमांड क्रिएट कर सकता है। ठीक है, इसके बाद है लिमिट प्राइसिंग में फॉल टू डेटर एंट्री। डेटर का मतलब होता है रोकना। तो लिमिट प्राइस मतलब आपने अगर अपनी कंपनी की प्रोडक्ट की प्राइस कम कर दी तो क्या होगा कि एंट्री रुक जाएगी। में फेल टू डेटर एंट्री, तो वो फेल कर देंगे, आपकी कंपनी ने फेल कर दिया दूसरी कंपनी को जो एंटर होना चाहती है। आगे चलते हैं। एक हमारे पास इफेक्टिव लिमिट प्राइसिंग का एक प्रिंसिपल है। आपको पता है प्रिंसिपल का मतलब होता है कि एक डेफिनेशन है या किसी एक एक्सपर्ट ने इस बात को आइडेंटिफाई किया और उसने कहा कि ये तो एक लॉ बन गया है। लॉ, रूल, प्रिंसिपल, तो ये एक ही तरह के सिनोनिम्स हैं। इफेक्टिव लिमिट प्राइसिंग में कहा जा रहा है फॉर लिमिट प्राइसिंग टू इफेक्टिवली प्रिवेंट एंट्री बाय रैशनल कंपैटिटर्स। जो एक्सपेक्टेड रैशनल कंपैटिटर्स हमारे पास आ सकते हैं, उनको लिमिट करने के लिए क्या किया जा सकता है? द प्री एंट्री प्राइस, एंटर होने से पहले की प्राइस, द प्री एंट्री प्राइस मस्ट बी लिंक्ड टू द पोस्ट एंट्री प्रॉफिट्स ऑफ पोटेंशियल एंट्रेंट्स। प्री एंट्री प्राइस जो है उसको ऐसे सेट किया जाए जो उसके पोस्ट एंट्री प्रॉफिट्स से मुताल्लिक हो। मस्ट बी लिंक्ड टू द पोस्ट एंट्री, उसके एंटर होने के बाद, पोस्ट एंट्री बाद में जो उसको प्रॉफिट्स मिलेंगे उस पोटेंशियल एंट्रेंट को, उसको वो भी कैलकुलेट कर सके और उसके बारे में सोच सके। तो यही है कि हम अपनी प्राइसेस को, आपको बताऊं क्लास के, आपका बिजनेस है, इस एग्जांपल में जब आप अपने बिजनेस को स्टडी करते हैं कि हमारे पास बिजनेस में टोटल एसेट्स हमारे कितने हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, बिजनेस साइकिल क्या चल रहा है, टर्नओवर क्या हमारे पास है, बिजनेस साइकिल क्या है और हमारा कैश टर्नओवर कितना है। और फिर आप अपनी तमाम एनालिसिस के साथ साथ अपने कंपैटिटर्स का भी तमाम एनालिसिस करते हैं जितना आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। मतलब ये कि आप कोशिश करते हैं कि किसी तरह से आपको मालूम हो जाए कि उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है। आप कोशिश करते हैं कि उसके पास इतना बड़ा फाइनेंस है, इतनी बड़ी कंपनी है, ये छोटी कंपनी है, वो पहले अगर कहीं एग्जिस्ट करती थी कंपनी तो उसके पास क्या था और वो किस तरह से मार्केट में सर्वाइव करते थे, क्या वो छोटे छोटे काम करते थे या बड़े बड़े काम करते थे। ये तो आइडिया मिल जाता है ना कि छोटी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। जैसे आप बहुत सी दफ़ा जब कभी अपने सेल फोन्स को खरीदते वक्त बात करते हैं, कोई कार खरीदते वक्त बात करते हैं, तो आपको ये पता होता है कि यार कि मैं कोई खरीदने जा रहा हूँ प्रोडक्ट, ये तो छोटी कंपनी है, ये दरमियानी कंपनी है, तो नई कंपनी है, ये पुरानी कंपनी है, ये बहुत बड़ी कंपनी है। तो कितनी सारी बातें आपको जनरली पता होती हैं और अगर आप उसके बारे में इंटरनेट पर सर्फिंग करें, सर्चिंग करें और इन्वेस्टिगेट करें तो आपको तो बहुत ज़्यादा और मालूम हो जाएगा। तो एक आम इंसान को कितना मालूम हो सकता है, तो फिर जो बिजनेस प्रोफेशनल्स होते हैं तो वो अपने कंपैटिटर्स की हर एक मूवमेंट पर और हर एक नॉलेज पर जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल सके उसको रखने की कोशिश करते हैं। तो आपको एक और बात बताऊं कि जैसे आज मैंने आपको शुरू में बताया था कि बहुत सी चीज़ें लीगल होती हैं, बहुत सी चीज़ें इलीगल होती हैं और बहुत से प्रोफेशनल्स इलीगल कोई भी काम करने में कोई आर महसूस नहीं करते और वो करते चले जाते हैं। कई दफ़ा तो वो ये भी करते हैं कि वो अपने कुछ मतलब अपने कुछ लोग वहाँ पर एम्प्लॉय करवा देते हैं उस कंपनी में कि तुम वहाँ पर अकाउंट्स में जाकर एम्प्लॉय हो जाओ, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाकर एम्प्लॉय हो जाओ। तो वो उनको एम्प्लॉय करवा देते हैं ताकि वहाँ की अंदर की खबरें, जो उनके सीक्रेट्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, पॉलिसीज हैं, कब कब वो क्या प्लान कर रहे हैं, उनको पहले से पता चलना शुरू हो जाए। तो ऐसी भी बहुत सी इलीगल बातें होती हैं जो डिफरेंट जगहों पर हो रही होती हैं। तो बहरहाल
इस वक्त हम इन चीज़ों की तरफ नहीं जा रहे, बस हम ये बात कर रहे हैं कि हम दूसरों की भी स्ट्रेटजीज को समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपनी स्ट्रेटजीज को उनसे बचा सकें। ये बिल्कुल वही बात होती है क्लास के हम जैसे बहुत सी दफ़ा देखते हैं कि मार्केट में मतलब आजकल हमें नज़र आ रहा है कि मोबाइल फ़ोन स्नैच हो रहे हैं, लोग पैसे छीन लेते हैं, ऐसा होता है ना। तो हम बहुत से लोगों से डिस्कस कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं यार कैसे छीना, क्या हुआ। हम उसके तमाम तरीकों को सुनकर गौर से ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि खुदा ना खास्ता हमारे पास कोई ऐसी बात होगी तो हमें क्या करना चाहिए या हमें कौन से पहले से ही प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लेने चाहिए। ये मतलब थोड़ी कि हम उन तमाम तरीकों को सोचकर हम खुद खुदा ना खास्ता हम उन चीज़ों में पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। हम ये देखना चाहते हैं कि खुदा ना खास्ता किसी जगह पे अगर कुछ चोरियां होना शुरू हो गई हैं या डाके पड़ना शुरू हो गए हैं तो हम अपने घर के दरवाज़ों को और अपने तमाम घर के अफराद को किस तरह से हिदायत दें और उन चीज़ों को कंट्रोल करें कि हमारे दरवाजे हर वक्त बंद रहें, कोई बाहर जाए या अंदर आए तो हम फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर लें। तो इन चीज़ों को समझना अपनी सेफ्टी के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरह से ये बात लीगल हो जाती है। तो पहले मैंने आपको कुछ बातें बता दी कि जो इलीगली भी होती हैं, लेकिन बहुत सी दफ़ा बहुत से लोग लीगली इन चीज़ों को देखते हैं और अपने आप को सेफ रखने के लिए बहुत से काम कर रहे होते हैं। अभी हम पढ़ते हैं, आपको खुद ब खुद ये बात पता चलना शुरू हो जाएगी कि इसमें कितनी बातें किस तरह से होती हैं, कहाँ पे उनको सेफ कहा जाता है, कहाँ पे उनको सेफ नहीं कहा जाता, लीगल कहा जाता है, कहाँ लीगल नहीं कहा जाता। थिंकिंग द प्री एंट्री प्राइस टू पोस्ट एंट्री प्रॉफिट्स। तो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि अगर प्री एंट्री प्राइस, यहाँ लिखा है इन मैनी रियल वर्ल्ड बिजनेस सेटिंग्स द प्री एंट्री प्राइस। प्री एंट्री का मतलब उस एंट्रेंट, एंट्रेंट का मतलब जो नया आ रहा है, एंट्रेंट के आने से पहले जो प्राइस सेट की जा रही है मे बी लिंक्ड टू पोस्ट एंट्री प्रूफ्स इट्स थ्रू कमिटमेंट्स मेड बाय इनकम्बेंट्स, लर्निंग कर्व इफेक्ट्स, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन और रेपुटेशन इफेक्ट्स। तो हम जो भी हमारे पास जो नया आने वाला है इनकम्बेंडेंट है, तो इसके आने की का जो हमारे पास लर्निंग कर्व है उससे हम कुछ कोशिश करते हैं कि वो कितना लर्न कर रहा है, क्या वो एक नई कंपनी है, क्या वो बहुत पुरानी कंपनी बहुत एक्सपीरियंस के साथ एंटर हो रही है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन या उसकी मार्केट रेपुटेशन क्या है। तो इन सब चीज़ों से हम इन चीज़ों को लिंक करने की कोशिश करते हैं इस तरह से जैसे मैंने आपको यहाँ तक बता दी। ठीक है, तो ये चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हमारे पास है कमिटमेंट मैकेनिज्म। तो हम कुछ कमिटमेंट का एक मैकेनिज्म बनाते हैं जो आपको यहाँ पर ये तमाम बातें बताई जा रही है कि आप किस तरह से यहाँ पर ये देखते हैं। प्लस अगर आपको याद हो तो आपने अभी ये ऊपर कुछ देखा था ना ऐसे कि जहाँ पर कुछ गेम थ्योरी की बात की जा रही थी, एंटर डोंट एंटर, एंटर डोंट एंटर। और यहाँ पर हमारे पास कुछ ये बात की जा रही है, आई का मतलब है इनकम्बेंट, इनकम्बेंट, और ई का मतलब होता है पोटेंशियल एंट्रेंट। तो इनकम्बेंट हमारे पास मौजूद है और पोटेंशियल एंट्रेंट हमारे पास इस तरह से ये बातें हो सकती हैं। अगर हमारे पास क्वांटिटी जो हमने अभी लिमिट की है वो अगर हमारे पास हमने लिमिट की हुई है और हमने या कमिट कर ली है या कमिट नहीं की है। अगर हमने कुछ क्वांटिटी कमिट कर ली कि हम इतनी क्वांटिटी हमें हमने लिमिट कर दी है, ऊपर देखा था ना आपके पास एक्स एक्सिस पर आपको क्वांटिटी लिमिट करके बताई गई थी, तो वो आपको डिमांड कर्व से ही नजर आ रही थी कि कितनी आप अपनी प्राइस कम करेंगे तो आपकी क्वांटिटी बढ़ गई थी वहाँ पर। ठीक है ना, मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। क्लास में पढ़ रहे थे ना कि हमारे पास ये क्वांटिटी प्राइस मोनोपोली की ये है, तो हमारे पास सॉरी हमें क्वांटिटी मोनोपोली की ये नज़र आ रही है। तो जब हम देख रहे हैं कि कोई नया एंट्रेंट आ सकता है तो हमने उसकी वजह से उसकी डिमांड कर्व को देखा, जो ब्लू कलर की लाइन है, और हमने कहा कि हम अपनी प्राइस को कम करते हैं। तो प्राइस को हमने लिमिट किया, तो हमारे पास प्राइस कम होने की वजह से हमारे डिमांड कर्व पर हमारी क्वांटिटी बढ़ गई, क्वांटिटी लिमिट बढ़ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इसी इसी बात को वहाँ पर बात की जा रही है। अब हम जाके देखते हैं कि वहाँ पर हमने क्या पढ़ रहे थे। तो हमें यहाँ पर देखा कि हमारे पास हमने कमिट कर लिया, कमिट नहीं किया, डोंट कमिट। हमारे पास ये ई फॉर पोटेंशियल एंट्रेंट अगर आता है, अगर वो आता है तो कमिटमेंट में आता है या डोंट एंटर, और हमने कमिट नहीं किया तब भी वो आता है या नहीं आता, तो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। अब यहाँ पर हमें नजर आता है कि अगर वो हमने कमिट कर लिया वो एंटर हो जाता है तो हमें
पहले हमारी बात हो रही है, फिर उसकी बात हो रही है, तो हमें इतना प्रॉफिट मिलेगा, उसको -10, मतलब उसको -$10 का लॉस हो रहा होगा। अच्छा, जो फिगर्स लिखी होती है ना, जैसे 50 लिखा हुआ है, तो अब ये कुछ भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, 50 मिलियन भी हो सकता है। तो ये टर्म्स, नंबर्स छोटे लिखे होते हैं, इनका मतलब वही होता है जो बड़ा मतलब होता है। अच्छा, अगर वो एंटर नहीं होता है तो हमारा प्रॉफिट जो होगा वो $70 होगा, उसका ज़ीरो होगा। अगर हमने कमिट नहीं किया है और वो आ जाता है, तो फिर हमारे पास ये 40-40 हो जाए। मतलब हमने अगर कमिट नहीं किया तो हम इसके बराबर चले गए, अगर हमने कमिट कर लिया है तो हम $50 लेंगे और हमारा उसका नुकसान इतना हो जाएगा। और अगर वो हमने कमिट नहीं किया, वो आता भी नहीं है, तो हमारे पास $100 प्रॉफिट होगा, इसका ज़ीरो हो जाएगा। तो हमें फ़ायदा कहाँ नज़र आ रहा है कि अगर हमें पता हो कि नहीं आ रहा, एंट्री नहीं हो रही है, तो हम अपने आप को कमिट ना करें और हम इस जगह पर आ जाए। और अगर हमें पता है कि कंपैटिटर आ रहा है, तो हमें फ़ौरन कमिट कर लेना चाहिए और फिर हम अपने अपने प्रॉफिट को ज़्यादा करें और उसके लॉस को यहाँ तक पहुँचा दें। तो ये हमारी स्ट्रेटजीज़ बनना शुरू हो गई कि हमें क्या नज़र आ रहा है, वो आ रहा है या नहीं आ रहा, और तो हम अपनी प्राइसेस को या अपने प्रॉफिट्स को किस तरह से देख सकते हैं। तो हम अपनी प्राइसेस को देखते हैं और फिर ठीक है, अपनी स्ट्रेटजीज़ को बनाया जाता है। तो ये स्ट्रेटजी सेट करने का एक तरीका आपको दिखाएगी, इसको ट्री डायग्राम भी कहा जाता है, द वैल्यू ऑफ कमिटमेंट। तो हम इसमें इन चीज़ों को देखते हैं। इसके बाद हमारे पास लर्निंग कर्व इफेक्ट्स की बात की जा रही है। इसमें आपको बताया जा रहा है लर्निंग कर्व इफेक्ट्स में, when a firm enjoys lower costs due to knowledge gained from its past production decisions। लर्निंग कर्व का मतलब होता है कि पास्ट प्रोडक्शन डिसीजंस हमारे पास जो होते हैं, उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हमने प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है या कम करनी है। या फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास हम कभी कभी ऑटोमोबाइल्स की बात लेते हैं, आपके पास इस वक्त टोयोटा या कोई भी कंपनी, इस वक्त हमारे पास जून शुरू हो गया है, मतलब अगले साल की नया मॉडल आने में 6 महीने हैं, लेकिन आपको पता है कि 3 महीने पहले आ जाता है। तो अगर अक्टूबर में, 1 अक्टूबर से नया 2022 का मॉडल मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा, तो उसका मतलब उसकी प्रोडक्शन इसका इस वक्त फाइनल फेज में होगी और वो बस एंडिंग में चल रही होगी, प्रोडक्ट्स फिनिश कर होकर मार्केट में आने के लिए बस तैयार होगी, एक आध महीने में उसकी बस एंडिंग चल रही होगी असेंबली लाइन में। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, व्हेन अ फर्म एंजॉयज लोअर कॉस्ट ड्यू टू नॉलेज गेन फ्रॉम इट्स पास्ट प्रोडक्शन डिसीजंस। तो लोअर कॉस्ट की तरफ कैसे आ सकता है? अच्छा, पहले आपको मैं बता दूं कि वो प्रोडक्शन की बात हुई, तो प्रोडक्शन में ये होता है कि टोयोटा कंपनी पर ये देख रही होगी कि पिछले साल हमने फॉर एग्जांपल 10,000 गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर की, उससे पहले हमने 9,000 की थी, उससे पहले मैंने 8,000 की थी। मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, अंदाजन बात कर रहा हूँ। तो वो देखेंगे यार हमारी मार्केट में गाड़ियों की हमारी डिमांड कितनी है, अगर हम यहाँ पर इस वक्त 11,000 या 12,000 गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर कर लें तो क्या वो उतनी भी बिक जाएंगी? तो वो देखते हैं कि यार शायद अगर हमारी बिक जाएंगी तो फिर हम उसको बना लेते हैं। फिर उनके पास एक्सपीरियंस से ये भी पता चलता है उनको कि हम उसमें जो भी मटेरियल यूज़ करते थे, हम किन किन कंपनी से मटेरियल मंगवाते थे, लाइट्स, सीट्स, टायर्स, वायर्स, मीटर्स, डिजिटल मीटर्स जो होते हैं, और पेंट, उसके बॉडी, इंजन, उसके बहुत से और इंटरनल पार्ट्स। तो ये चीज़ें हम कहाँ कहाँ से मंगवाया करते थे? हम क्या पाकिस्तान में बना रहे थे, या हम बनी बनाए कुछ पार्ट्स को चाइना से या जापान से इंपोर्ट किया करते थे इसकी पेरेंट कंपनी से? तो अब हम अगर चाइना से इस कंपनी के बजाय फलां कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लें, तो हमारा एक्सपीरियंस और हमारी कंपनी की प्रोडक्शन देखते हुए हमें शायद डिस्काउंट्स पे ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑफर कर ले। तो इसका मतलब, अगर मैं एक नई कंपनी हूँ और मैं जाकर डिस्काउंट्स के लिए बात करूँगा, तो शायद मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा और मुझे ये कम पता होगा कि मैं कहाँ कहाँ जाकर कॉस्ट कटिंग कर सकता हूँ या कॉस्ट इफेक्टिवनेस मेरे पास आ सकती है, लेकिन एग्जिस्टिंग कंपनी को ज़्यादा पता हो सकता है। अगर मैं नया एंट्रेंट हूँ तो शायद मुझे पता नहीं होगा। लेकिन मैं नया एंट्रेंट, तो दो तरह के हो सकते हैं। हो सकता है कि मैं बहुत बड़ा बड़ी कंपनी हूँ पहले से, मैं छोटी कंपनी हो ही नहीं, इस नई जगह पर मैं जा रहा हूँ, देखने वाले देखने का ये कंपनी पहली दफ़ा आ रही है, लेकिन ये कंपनी पहले से ही बहुत बड़ी हो। जैसे आपको बताऊँ कि जब कई साल पहले आपके पास मार्केट में ओप्पो मोबाइल फ़ोन्स आना शुरू हुए, तो लोगों ने कहा ये कैसा नाम है यार, अजीब सा नाम है,
ये फ़ोन कैसे हैं, ये ऐसे हैं, पता नहीं अच्छे होंगे, बुरे होंगे। आपको याद होगा शुरू-शुरू में लोगों के कैसे कमेंट्स हुआ करते थे। लेकिन जब पता लगा लगा कि ये एक काफ़ी पुराना ब्रांड है और इसने काफ़ी मार्केट ऑक्यूपाई की हुई है, उनकी प्रोडक्ट्स भी बेहतर हैं, अच्छी हैं, तो लोग फिर उसकी तरफ जाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो इस तरह से ये लर्निंग कर्व की वजह से हम अपने कॉस्ट इफेक्टिवनेस की तरफ भी चले जाते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने कई बातें और भी दरमियान में बता दी जो आपके पास अभी आगे आने वाली हैं, लेकिन ख़ास बात हमें लर्न करने वाली ये थी कि हमें ये भी पता चलता है कि हम यहाँ पर किस तरह से अपनी कॉस्ट को कट कर सकते हैं। आपको पता है ना कि वो जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात होती है, तो हम बहुत सी दफ़ा जैसे आप हैं, आप बहुत सी दफ़ा देखते हैं कि अगर मैं अपने घर की ग्रॉसरी शॉपिंग जो मुझे मिसाल के तौर पर 20,000 रुपये की करनी है 1 महीने में, तो अगर मोहल्ले की शॉप से करूँगा तो मेरे 20,000 खर्च होंगे। अगर मैं नज़दीकी होलसेल मार्केट में चला जाऊँ तो मेरे 16,000 रुपये खर्च होंगे, 4,000 की बचत हो जाएगी। लेकिन मुझे वहाँ से लाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस होगा वो बढ़ जाएगा। तो मैं ऐसा क्यों ना करूँ कि मेरे जो नेबर हैं या मेरे कज़न हैं, मैं उनसे कहूँ यार कि हम दोनों मिलके चलते हैं और हम ट्रांसपोर्ट का जो चार्जेज़ हैं, वो फेयर है, वो उसको आधा-आधा कर लेंगे। तो इस तरह से आपका काम आधा-आधा हो गया। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ों में, बहुत सी जगहों पे कॉस्ट कटिंग कर ली जाती है। तो इस तरह से इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, फिर आपने कहा कि 2 नहीं 3 लोग हम एक इतना सामान मँगवा लेते हैं जितनी सबकी रिक्वायरमेंट है, आपको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जैसे बहुत सारे शॉपकीपर्स भी ये काम करते हैं। आपको चीज़ बताऊँ कि आपके जहाँ भी आप सड़कों पे खड़े हुए फल वाले या सब्ज़ी वाले नज़र आते हैं, आपने कभी गौर किया या कभी देखा हो तो देखिएगा कि ये लोग ये करते हैं, ये बड़े मतलब ये पढ़े लिखे नहीं हैं। आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फाइनेंस में डिग्री लेने जा रहे हैं और अकाउंटिंग की बातें करते हैं। इतने आपने साल पढ़ा, वो पढ़े लिखे नहीं होते, आपको पता ही है। इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते कई दफ़ा कि वो उनको लिखना भी नहीं आता कि हम लिखें कैसे। उनको फ़ोन नंबर मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, बस ये देखते हैं कि अच्छा ये मैंने जब नोट किया था तो ये ऐसा कुछ लिखा था तो ये वो हो